हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो में फिर स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम तक कोई वीडियो नहीं आया था और अभी फाइनली थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है, तो अब पुनः स्टार्ट करते हैं। आपके साथ इम्पोर्टेंट जो भी क्लासेस की वीडियो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और कल संडे है, कल संडे को भी एक दो वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उसी श्रेणी के अंदर आज जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मान सकते हो कि चाहे आप नॉलेज के लिए देखो या किसी एग्ज़ाम जो अपने रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, चाहे एलडीसी हो जीडीसी हो, उनमें अक्सर छुट्टी जिसे अपन लीव बोलते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक ही नहीं, ये कम से कम 2 3 4 5 क्वेश्चन तक ही पूछे गए हैं कई एग्ज़ामों के अंदर। तो छुट्टी कैसे क्या मिलती है, कितने प्रकार की छुट्टियाँ होती है, तो इस वीडियो को 2 3 वीडियो छोटे छोटे वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। तो पहला पार्ट है, इसमें एक छुट्टी देखेंगे और छुट्टी के बेसिक रूल्स क्या है, छुट्टी कौन स्वीकृत करता है, और कर्मचारियों को किस प्रकार के कर्मचारियों को कितनी छुट्टी मिलती है रेलवे के अंदर, तो उनके बारे में देखते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने साथी कर्मचारियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये उदारीकृत छुट्टी के नियम है वो 1949 के जो रूल है वो उसी पे आधारित है। इनको समय समय पर अपडेट भी किया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो मेजर पार्ट है वो 1949 का जो रूल्स था उसी के अकॉर्डिंग है। देखिए, डेफिनेशन की बात करें तो कि छुट्टियां कर्मचारी का अधिकार नहीं। ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि छुट्टी कर्मचारी का अधिकार है या नहीं है। इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये कर्मचारी का कोई अधिकार नहीं है। कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी स्वीकृत, अस्वीकृत या रद्द भी हो की जा सकती है। मतलब जो कर्मचारी को छुट्टी मिलती है वो स्वीकृत, अस्वीकृत या रद्द भी की जा सकती है, किंतु कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी का प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बदला जा सकता। जो छुट्टी मांगेगा वही मिलेगी, जो सक्षम अधिकारी है वो इसको बदल नहीं सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आगे देखते हैं, रेलवे बोर्ड ने इस नियम की सकारात्मक व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया किसी भी कर्मचारी को छुट्टी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि छुट्टी पर जाना न केवल रेलवे हित में है वरन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का काम करता है। विशेष परिस्थितियों में छुट्टी से इनकार किया जा सकता है, लिखित रूप में कारण भी बताना होगा। उपयोग करने के 30 दिन के भीतर ही किसी भी प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन करने की अनुमति है। देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा मैं आपको फंडा समझाऊँ तो देखिए, रेलवे कर्मचारी है उसको पहली बात तो अधिकारी मना नहीं करते हैं और उनको छुट्टी देते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश माइंड से काम करते हैं और काम को अच्छा आउटपुट निकलता है। बड़े ध्यान से काम करते हैं, क्योंकि अपने परिवार से, अपने रेस्ट के लिए कर्मचारी को छुट्टी की आवश्यकता रहती है, तो छुट्टी ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर किसी परिस्थितियों में ऐसा ही काम है, अगर उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है तो कर्मचारी जो सक्षम अधिकारी है उनको लिखित में देना पड़ेगा कि इस कारण से आपको छुट्टी, जैसे ओपन लाइन के अंदर कर्मचारी नहीं है तो ट्रेन का संचालन के लिए छुट्टी नहीं अलॉट की जा सकती, तो उनको बाद में छुट्टी दी जाती है। और कर्मचारी छुट्टी जो ले लेता है, स्वीकृत हो जाती है, उसके 30 दिन के भीतर वो छुट्टी के प्रकार को भी बदल सकता है, इसकी भी अनुमति है। आगे देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी स्टोरी समझ आ रही होगी। देखिए, केवल आकस्मिक, जिसे अपन सीएल बोलते हैं, आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य छुट्टियों को दूसरी तरह की छुट्टियों के साथ साथ जोड़कर लिया जा सकता है। देखिए, सीएल को केवल आप सिंगल ले सकते हो, बाकी की जितनी भी छुट्टियां हैं उनको अलग प्रकार की छुट्टियों के साथ लगातार आप ले सकते हो। आकस्मिक छुट्टी केवल सीआर एवं विशेष आकस्मिक छुट्टी के साथ ही जोड़कर दी जा सकती है। मतलब आकस्मिक का जो अपनी सीएल है वो या तो आपने पहले एक्स्ट्रा काम कर दिया, आपने सीआर बना सकते, उसके साथ ले सकते हो, यहाँ कोई विशेष आकस्मिक छुट्टी है उसके साथ जोड़कर दी जा सकती है। बाकी अपनी एलएपी हो गई, एलएएचपी हो गई, मातृत्व पितृत्व अवकाश, बहुत सारे जितने भी अवकाश है वो मतलब सीएल के साथ इनको नहीं लिया जा सकता है, इनको सेपरेट ही आपको लेना पड़ेगा। देखिए, अवकाश के जो सामान्य नियम क्या है जो 1949 को जारी हुए थे, उन नियमों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है।
देखिए 1 फरवरी 1949 से छुट्टी के उदार नियम लागू किए गए थे। इससे पहले कंपनी के छुट्टी नियम यानी फंडामेंटल नियम या स्टेट रेलवे छुट्टी नियम बोलते थे। ये पहले कंपनी, जैसे रेलवे मान लो ये कंपनी की तरह है, तो इस तरह से पहले ये कंपनी के रूल थे, बाद में इन्हें रेलवे में लागू किया गया। देखिए छुट्टी का दावा किसी अधिकार के रूप में नहीं आता, मतलब ये 100% ये सही नहीं है कि आपने दावा कर दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए, आपको जाना ही जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। छुट्टी स्वीकृत होगी तभी आप जा सकते हो, ये मूल नियम है। किंतु वर्तमान में इस नियम में सकारात्मक व्याख्या करते हुए रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टि में किसी कर्मचारी को छुट्टी से मना नहीं कर सकते और छुट्टी पे जाना न जाना केवल रेलवे के हित में नहीं, वर्तमान कर्मचारी को प्रोत्साहन, काम में वो आसानी मिलती है, मैंने पहले भी बात कर ली थी। कर्मचारी द्वारा छुट्टी पर जाने से वे मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हैं, ये तनाव ताजगीपूर्ण काम पे लौटता है सुचारू रूप से। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो मना भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले कारण बता दिया है, वही कारण लिखा हुआ है, आप इसके पढ़ सकते हो। देखिए आगे देखिए, सक्षम अधिकारी जमा छुट्टी के आवेदन का स्वरूप नहीं बदल सकता, ये तो खुद कर्मचारी बदल सकता है 30 दिन के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। साधारणतः छुट्टी उस दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन कार्यभार सौंप दिया जाता है और उस दिन से पहले वाले दिन समाप्त होती है जिस दिन कार्यभार ग्रहण किया जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आज 4 अक्टूबर है, तो मैं आज ऑफिस गया हूँ, तो मैंने आज से, मैं कल अगर अब्सेंट हो रहा हूँ तो मेरी छुट्टी आज से मानी जाएगी। और जैसे मान लो मैं 15 तारीख को वापस ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरी छुट्टी 14 तारीख को पूरी हो गई, ये आपको मानना है। ये आपको समझना होगा कि जिस दिन आप कार्यभार छोड़ देते हो उसी दिन से छुट्टी, और जिस दिन आप कार्यभार ग्रहण करते हो उससे पहले दिन तक आपकी छुट्टी है वो मानी जाती है। आगे देखते हैं, ये पॉइंट हो गया। और छुट्टी समाप्ति से पहले बिना मंजूरी के लिए काम पर नहीं लौट सकते हो, लेकिन यदि प्रशासन द्वारा काम पर बुलाया जाता है तो ड्यूटी माना जाएगा। नियमानुसार पास, यात्रा भत्ता इत्यादि प्रदान किया जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट काम हो जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो आपको छुट्टी स्वीकृत कर रखी है, उसी समय ही आपको बुला लिया जाता है छुट्टी के अंदर, तो आप उसके लिए यात्रा भत्ता, पास वगैरह है वो रेलवे के द्वारा दिया जाएगा और आप ड्यूटी पर माने जाओगे। सभी तरह की छुट्टियां मिलाकर 5 वर्ष की लगातार अवधि से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती है। देखिए ये रूल है कि आप जितनी भी आपकी छुट्टियां हैं वो सब आपकी सर्विस कितनी है, इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है, वो देख के आपको 5 वर्ष से ज़्यादा मैक्सिमम आपको याद रखना है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए कि 5 वर्ष से ज़्यादा किसी भी कर्मचारी को छुट्टी अलॉट नहीं की जा सकती है। एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन छुट्टी के उपभोग करने के 30 दिन के भीतर ही करने की अनुमति, ये पहले बता दिया था 30 दिन तक आप बदल सकते हो, लेकिन सक्षम अधिकारी है वो खुद अपने आप इसको नहीं बदल सकता है। आगे बात करते हैं, कुछ 2 से 4 और रूल है, उसके बाद छुट्टी के बारे में बात करेंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आकस्मिक अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ या प्रतिपूरक विश्राम या सीआर के साथ ही जोड़ने की अनुमति है। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो अपना सीएल है उसके साथ बाकी वाली अपना छुट्टियाँ जैसे एलएपी हो गया, एलएएचपी हो गया, मातृत्व पितृत्व अवकाश, इनको नहीं लिया जा सकता है। और सीएल के साथ आप केवल सीआर, जिसे अपन विश्राम बोलते हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम पहले काम किया है तो उसके बदले में जो सीआर मिलता है वही, और ये 3 सीआर आप बना सकते हो। इसके लिए मैंने आगे आपको मैं बताऊंगा वीडियो में। इसके बाद स्वीकृत नहीं किया जा अन्य अवकाशों के साथ, ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कार्यालय में कैलेंडर वर्ष में 16 राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश से अधिक नहीं मनाए जाएंगे। इनमें 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। देखिए रेलवे का ये रूल है कि कर्मचारियों को जो राजपत्रित और सार्वजनिक अवकाश है वो 1 साल के अंदर 16 हो सकते हैं, जिसमें 3 हैं वो नेशनल राष्ट्रीय अवकाश होते हैं और ये सभी को मिलते हैं। और इनके फिक्स है कि कैलेंडर इस प्रकार से सेट किया जाता है कि 1 साल में 16 से अधिक छुट्टी नहीं हो। इसमें मतलब जो संडे और सैटरडे की छुट्टियां होती है वो अलग छुट्टियां होती है, इसके अलावा जितनी भी सारी छुट्टियां होती है अगर इन दिन पड़ती है तो ये और भी कम हो सकता है। आगे बात करते हैं,
देखिए अवकाश के वर्गीकरण के लिए कर्मचारियों का वर्गीकरण क्या है। देखिए रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटियां और उसके उत्तरदायित्व तो अलग अलग होने के कारण वे मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन कोटियों में बांटे गए। देखिए काम और इसके आधार पर कर्मचारी है उनको मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा गया है। देखिए एक ऑफिस स्टाफ होते हैं, एक वर्कशॉप स्टाफ होते हैं, एक साली लाउन। जैसे कुछ तो होता है कार्यालयों के अंदर होते हैं, इनका मुख्य मंडल कार्यालयों के अन्य कार्यालयों में स्थापना सभी रेलवे कर्मचारी। और कारखाना जो वर्कशॉप के अंदर रहते हैं उनके वर्कशॉप के अलग नियम रहते हैं, इनसे संबंधित जितने भी है कौन कौन, जैसे भंडार हो गया, कार्यालय प्रयोगशाला हो गया, ये कार्यालय कारखाना अधिनियम है उसके अंतर्गत आते हैं। और जो ओपन लाइन के अंदर इसमें रेल कर्मचारी, रनिंग कर्मचारी आते हैं, स्टेशनों पर कार्यरत सभी कर्मचारी आते हैं, लिपिक वर्गीय सभी, ये आप देख सकते हो ये तीन प्रकार में बांटा गया है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। देखिए अवकाश के लिए पात्रता क्या है, वो अलग अलग वो देखते हैं। देखिए अवकाश के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त तीन कोटियों के लिए अवकाश हॉलीडे। देखिए ऑफिस स्टाफ है इसको 16 छुट्टी मिलती है और 2 रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी है, टोटल 18 छुट्टी मिलती है। वर्कशॉप के स्टाफ है इनको 15 छुट्टी मिलती है। ओपन लाइन के स्टाफ है इनको सिर्फ 12 छुट्टी मिलती है साल के अंदर। देखिए वर्कशॉप का स्टाफ है उनको 15 इसलिए मिलती है क्योंकि उनको सैटरडे को भी रेस्ट हाफ डे का रहता है, तो उनमें थोड़ी रेस्ट मिल जाती है आराम से। 15 छुट्टी है। ऑफिस स्टाफ को 16 छुट्टी है और 2 रेस्ट्रिक्टेड 20 छुट्टी इनको मिलती है, टोटल 18 छुट्टी मिलती है। तो आपको ये नॉर्मली रट के याद रखना है कि ऑफिस स्टाफ है उनको टोटल अगर छुट्टी की बात करें तो 18 छुट्टी मिलती है, वर्कशॉप वालों को 15 मिलती है, ओपन लाइन वालों को सिर्फ 12 छुट्टी मिलती है। ये एग्ज़ाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ, आप इसको ज़रूर याद कर लें, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। बाद में छुट्टियों वाला वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। देखिए जो अपनी छुट्टी होती है उसकी स्वीकृति कौन दे सकता है उसके बारे में। देखिए CL यहाँ जो दिव्यांग कर्मचारी है उनके विशेष आकस्मिक अवकाश है, ये लेवल 6 है, उससे अधिक ऊपर का जो पर्यवेक्षक है वो कर सकते हैं। देखिए औसत वेतन छुट्टी है, अर्ध औसत जो LAP है, यहाँ LAHP होती है वो संरक्षा श्रेणियों में कैलेंडर वर्ष में 15 दिन के ये कर सकते हैं। गैर संरक्षा श्रेणियों में वरिष्ठ पर्यवेक्षक जिनके पास स्वतंत्र प्रभाव वो कर सकते हैं। और जूनियर स्केल में इसमें 30 दिन कर सकते हैं, सीनियर स्केल 45 दिन की कर सकते हैं और सीनियर स्केल 70 इसको पूर्ण शक्तियाँ ये कितनी भी छुट्टी आपको कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका LAP होता है उसको आप नकदीकरण करना सारे वो कौन कर सकते हैं, जो ये सब कर सकते हैं कि जूनियर स्केल का हो, सहायक अधिकारी हो, सीनियर स्केल हो या सीनियर स्केल, इसको पूर्ण शक्तियाँ दी गई है। और इसके बाद अगर बात करें पॉइंट की अगली, तो जो अपना स्टडी लीव है या अध्ययन अवकाश है वो ये DRM वगैरह यही कर सकते हो। जैसे अलग अलग कौन कौन कर सकता है, CWM कर सकता है, इनको पूर्ण शक्तियाँ हैं। और विदेश जाने, मुख्यालय छोड़ने, इनके बगैर छुट्टियाँ हैं, ये DRM CWM PSOD ये कर सकते हैं। यहाँ स्वतंत्र प्रवाह इनको तो पूर्ण शक्तियाँ हैं, DRM वगैरह को इनको 45 दिन तक की ये कर सकते हैं। जो असाधारण अवकाश है वो GAG कर सकते हैं और इनको पूर्ण शक्तियाँ हैं। और मातृत्व पितृत्व ये डिविजनल अधिकारी होते हैं वो कर सकते हैं। और शिशु देखभाल है, सीनियर स्केल या स्वतंत्र प्रभाग है, GAG है वो कर सकते हैं। और ये आपको कैसा लगा, और ये इम्पोर्टेंट है और इससे अक्सर 1-2 क्वेश्चंस जो अपने अभी तक जानकारी पड़ी है इससे आने की पूरी संभावना है। अब देखिए आगे अलग अलग प्रकार की जितनी भी छुट्टियां हैं उनके बारे में मैं आपको वीडियो देने की कल कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।